नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे आप आरएसआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन है दोस्तों, 25 प्रश्नों की क्लास है और उम्मीद मैं आपसे ये करता हूं कि आप भी इन 25 में से 25 प्रश्नों का आंसर सही दे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करके बैठे हैं पहले से, उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है और जो बच्चे पहली बार तैयारी करेंगे आरएसआईटी की, उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने देखिएगा। अपने कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता है, मतलब कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता है, वह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। कंप्यूटर की यह विशेषता किस ओर संकेत करती है? क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, पहले गति का, सटीकता, बुद्धि का अभाव या संग्रहण क्षमता। ठीक है, मतलब कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन ले नहीं सकता, वह केवल निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर की ये विशेषता किस ओर संकेत करती है? ये संकेत करती है दोस्तों कि बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर के अंदर। क्या होता है दोस्तों? बुद्धि का अभाव होता है। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर दोस्तों यहां से? ओके, तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बुद्धि का अभाव। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने इसका जवाब सही दे दिया हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिएगा। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज या लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर न हो तो उपयोगकर्ता अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यह कथन किस सॉफ्टवेयर की भूमिका को दर्शाता है? यदि किसी कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज या लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर न हो तो उपयोगकर्ता अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यह कथन किस सॉफ्टवेयर की भूमिका को दर्शाता है? पहला ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को या डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, विंडोज और लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर न हो तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज और लिनक्स, ये होते हैं दोस्तों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या आएगा दोस्तों सही जवाब यहाँ पे? दूसरे में सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। किस किस बच्चे का सही है बी ऑप्शन यहाँ पे? अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा भाई सभी को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखना। एक विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट कीबोर्ड से उत्तर टाइप करता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर परिणाम दिखाई देता है। यह उदाहरण कंप्यूटर के किस चक्र को दर्शाता है? एक विद्यार्थी कीबोर्ड से उत्तर टाइप करता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर परिणाम दिखाई देता है। यह उदाहरण कंप्यूटर के किस चक्र को दर्शाता है? स्टोरेज चक्र को, इनपुट आउटपुट चक्र को, इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र को या प्रोसेस स्टोरेज चक्र को? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक प्रश्न को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको ऐसे देखिएगा क्वेश्चन को। कीबोर्ड से उत्तर टाइप करता है तो इसको मतलब होता है दोस्तों इनपुट दे रहा है। पहले क्या दे रहा है दोस्तों? वो इनपुट दे रहा है। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में मॉनिटर पर परिणाम दिखाई देता है, इसका मतलब हो गया दोस्तों आउटपुट निकल के आ रहा है। क्या दोस्तों? आउटपुट। तो क्या हो रहा है? पहले इनपुट, दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों? प्रोसेस हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट चक्र हो रहा है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो कुछ क्वेश्चनों को समझना पड़ता है ऐसे दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न का आंसर भी आपने दे दिया होगा सही, इनपुट फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट चक्कर। क्लियर यहाँ तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, प्रिंटर और मॉनिटर और स्पीकर को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर को एक ही श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये डेटा को संग्रहित करते हैं, ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान करते हैं, ये इनपुट देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर तीनों को एक श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? ये आउटपुट होते हैं। समझ में आया आपको? अब ये आउटपुट होते हैं यहाँ पे, तो बात करें ये डेटा को संग्रहित करते हैं? नहीं करते हैं। ये डेटा को प्रोसेस भी नहीं करते हैं दोस्तों, ये उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा भाई इसमें। ठीक है, ये उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान करते हैं। उम्मीद करता हूं चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। एक कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य हमेशा सही होता है।
कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य हमेशा सही होता है यदि इनपुट सही हो तो। ठीक है, यह कथन कंप्यूटर की किस विशेषता को स्पष्ट करता है? बहुउद्देशीयता को, विश्वसनीयता को, स्वचालितता को या सटीकता को? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे आएगा दोस्तों सटीकता को। किसको दोस्तों? सटीकता को। अगर आप इनपुट सही देते हो तो आपका जो आउटपुट होगा वो एकदम सही होगा। ठीक है, पूरे कार्य सही होंगे तो यहाँ पे सटीकता आएगा। ठीक है, 5 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं दोस्तों अभी तक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा बिजली बंद होते ही नष्ट हो जाता है और जो कार्य करते समय सबसे अधिक प्रयोग में होती है, बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? रैम, रोम, प्रोम या एक तरीके से ईपीरोम? देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे बिजली जाते ही डेटा बंद हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है एक तरीके से, मतलब अस्थायी होता है। यहाँ पे रैम जो मेमोरी होती है ना दोस्तों, वो होती है एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अस्थायी। तो यहाँ पे आएगा रैम। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे जो रैम और रोम जो है, ईपीरोम है या पीरोम है, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बता देता हूं दोस्तों मैं। यहाँ पे जो रैम का फुल फॉर्म होगा ना भाई, रैम का जो फुल फॉर्म होगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रैम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। रोम की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों रीड, है ना, ONLY, ओनली मेमोरी, MEMORY। ठीक है, अब यहां पे बात करें प्रोम में, ROM का तो वही होगा रीड ओनली मेमोरी, बट जो P है ना भाई साहब, इसका होगा प्रोग्रामेबल। क्या होगा दोस्तों? प्रोग्रामेबल। तो इसको बोलेंगे हम पीरोम को फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? प्रोग्रामेबल, PROGRAMM, है ना। इसके बाद में ABLE, प्रोग्रामेबल। ठीक है, यहां पे आएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या आएगा दोस्तों? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीरोम में रोम का तो वही होगा, क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। बट जो ईपी है ना, उसका क्या होगा दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आएगा E4 क्या हो जाएगा दोस्तों? इरेजेबल हो जाएगा, ERASABLE, इरेजेबल। और फिर आएगा दोस्तों प्रोग्रामेबल, PROGRAMM, है ना। फिर ABLE, प्रोग्रामेबल। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर यहां तक का? उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं एक बार फुल फॉर्म से, हो सकता है इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रैम का और रोम का काफी बार नाम पूछ लिया RSAT के अंदर कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। हो सकता है आपकी बार पीरोम या ईपीरोम से भी आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए, तो आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा दोस्तों इसका रैम। क्या होगा दोस्तों? रैम होगा, जो मैंने बता दिया आपको सही जवाब इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी RSCIT वाले बंदों के पास में क्लास को शेयर कर दो, जो सभी इस क्लास का लाभ उठा सके और सभी पास हो सके दोस्तों RSCIT के एग्जाम में। ठीक है, तो आपके जो भी दोस्त हैं जिन्होंने RSCIT का फॉर्म भर रखा है, जो RSCIT की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सभी के पास क्लास शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। यदि किसी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो वह किस प्रकार की मेमोरी होगी? यदि किसी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो वह किस प्रकार की मेमोरी होगी? पहला ऑप्शन स्टैटिक रैम होगी, डायनेमिक रैम होगी, रोम होगी या ईपीरोम होगी। ठीक है, अब इनके फुल फॉर्म मैंने लिखा दिए थे आपको। रोम का क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिखवा दिया मैंने दोस्तों आपको। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी मेमोरी बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो होती है दोस्तों डायनेमिक रैम को। किसको दोस्तों? डायनेमिक रैम को होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार पहले पूछ भी लिया गया है, तो PYQS आप इसको मान सकते हो आराम से। ठीक है, और अब की बार भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यदि मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो वह मेमोरी कौन सी कहलाती है दोस्तों? डायनेमिक रैम कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? डायनेमिक रैम कहलाती है। क्लियर यहां तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या है? कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में वह मेमोरी जो CPU और मेन मेमोरी के बीच स्थिर या स्थित होकर बार बार उपयोग होने वाली जानकारी को संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर में वह मेमोरी जो CPU और मेन मेमोरी के बीच स्थित होकर बार बार उपयोग होने वाली जानकारी को संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क? देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका CPU है।
ठीक है, और ये आपकी मेन मेमोरी है, मतलब ये क्या है आपकी रैम है, ठीक है, ये रैम है और ये क्या है दोस्तों आपका सीपीयू है, ठीक है। अब यहां पे जाकर के बीच में स्थित, मतलब ये जो सीपीयू है इसके और रैम के बीच में स्थित जो मेमोरी है ना, वो मेमोरी का नाम क्या है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्यों होती है मेमोरी ये, क्योंकि जब आप सीपीयू यूज कर रहे हैं तो सीपीयू का जो मतलब डेटा ले रहा है सीपीयू, उसको फास्ट गति से देती है, एक तरीके से ये आदान प्रदान करती है, जिससे समय बचता है सीपीयू का भी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, कैश मेमोरी होती है ये, समझ में आ गया आपको, ये कैश मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। तेज मेमोरी भी होती है वैसे ही, है ना, और सीपीयू को डाटा तेजी से एक्सेस करवाती है ये, तो यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 8वां भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सीपीयू को क्या कहते हैं भाई, BRAIN, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं हम इसको, क्या कहेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं 8वां भी समझ में आ गया होगा आपको। 9वां है कि ऐसा इनपुट उपकरण जिसमें जानकारी कागज पर पहले से लिखी होती है और मशीन द्वारा पढ़ी जाती है, क्या कहलाता है दोस्तों, पंच कार्ड रीडर कहलाता है, OMR कहलाता है, ऑप्टिकल स्कैनर कहलाता है, या मैग्नेटिक टेप कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा 90 का यहाँ पे, कि ऐसा उपकरण जिसमें कागज पर पहले से जानकारी होती है, लिखी होती है और मशीन द्वारा पढ़ी जाती है, वो कहलाती है दोस्तों क्या, OMR कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों, OMR कहलाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको OMR के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार OMR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्टिकल है ना, मार्क, RECOGN है ना, और TION, रिकॉग्निशन, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यहाँ पे OMR का फुल फॉर्म है। और जो आपकी एग्जाम होगी ना भाई साहब, ऐसी दिखाई देती है OMR, जैसे ये ऐसा पेज दिखाई देगा आपको, इसके अंदर जैसे कि मान लो ये ऑप्शन दे दिया A, B, C और D, है ना, और यहाँ पे ऐसे गोले नजर आएंगे आपको, जिसमें आपकी एग्जाम होगी ऐसे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न ये है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे चलता रहेगा, और ऐसे ऐसे गोले यहाँ पे मिलेंगे आपको, जिनको आपको फिल करना पड़ता है कि भाई कौन सा सही होगा। तो ऐसे आपकी OMR होगी जिसपे आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। तो आपकी जो एग्जाम होगी RSCIT की, वो OMR सीट पे होगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ऐसा इनपुट उपकरण जिसमें जानकारी कागज पर पहले से लिखी होती है और मशीन द्वारा पढ़ी जाती है, OMR कहलाती है, ठीक है। और एक बात और, आपकी जो RSCIT की एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपके जो टोटल पर्सन आएंगे भाई साहब 35% आएंगे। कितने पर्सन आएंगे आपके, 35% आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 35 गुणा 2 बराबर 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें 40% लाना अनिवार्य है, मतलब आप लगभग 28 नंबर अगर ले आते हो, ठीक है, 28 नंबर आप ले आते हो 70 में से, तो आप पास हो जाओगे। सीधी सी बात है, 14% करने होंगे आपको सही, ठीक है। 14% अगर आप सही कर देते हैं तो पास हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं आपकी, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा पेपर करने के लिए, मतलब 35% करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा दोस्तों, 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद, कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद वह तुरंत स्थायी रूप से नष्ट न होकर पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है। यह सुविधा किस उद्देश्य से दी गई है, मतलब आप जो भी डिलीट करते हो ना कंप्यूटर में, वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाती है, रिसाइकल बिन में। क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल बिन में क्या होता है, अस्थायी फाइल स्टोर होती है, अस्थायी रूप से। किस रूप से दोस्तों, अस्थायी रूप से स्टोर होती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ऑप्शन है, डिस्क स्पेस बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं है। वायरस सुरक्षा के लिए, ये भी गलत बात है। गलती से हटाई गई फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसा काम करता है दोस्तों ये कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, गलती से हटाई गई फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए रिसाइकल बिन का ऑप्शन दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो अगर वो फाइल डिलीट हो जाती, दिक्कत आ जाएगी हमको, तो उससे बचने के लिए रिसाइकल बिन में वो चल जाती है, फिर वहां से हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। कहां से दोस्तों, रिसाइकल बिन से। लेकिन अब सवाल ये आता है, अगर मान लो आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, ठीक है, परमानेंट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए, परमानेंट मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे दोस्तों, परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस को पता है इस चीज का। भाई
RSCIT का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार ये कि किसी भी फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए या परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे या प्रेस करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे। दोस्तों किसी भी फाइल को परमानेंट हटाने के लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट की के साथ में डिलीट। क्या दोस्तों, शिफ्ट के साथ में डिलीट आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, उससे परमानेंट मिट जाएगी फाइल। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि रिसाइकल बिन से किसी फाइल को रिस्टोर करने पर वह फाइल कहां चली जाती है? बताइए। रिसाइकल बिन जो होता है ना, जहाँ पे हम एक तरीके से जो अनवांटेड फाइल होती है उनको रिस्टोर कर सकते हैं वहाँ पे अस्थायी रूप से, तो वहाँ से अगर रिस्टोर करना चाहें वापस से हम, तो फाइल कहाँ पहुँच जाती है? डेस्कटॉप पर चली जाती है, सी ड्राइव में सेव हो जाती है, अपने मूल स्थान या मूल लोकेशन पर वापस आ जाती है, या माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। कभी आपने रिसाइकल बिन से वापस रिस्टोर किया है कोई फाइल? अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। अगर आप रिसाइकल बिन से वापस किसी फाइल को रिस्टोर करते हैं तो वो फाइल क्या होती है दोस्तों, अपनी मूल लोकेशन पर वापस आ जाती है, जहां से डिलीट हुई थी ना भाई साहब, वहीं पे वापस आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा भाई? यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करता है? आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करता है? यह क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है दोस्तों, आईएसपी का फुल फॉर्म पहले पूछ लिया गया है, तो हो सकता है वापस भी आ जाए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो ये PYQS है। यहाँ पे देखिएगा आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर या इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ द अबोव। आप में से किन किन लोगों को इसका आंसर पता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ साथ में क्वेश्चनों का आंसर भी देते जाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आंसर देते हो आप, तो आपके वो क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो आईएसपी का पूरा नाम होता है दोस्तों आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस और पी फॉर होता है दोस्तों प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है तक का? ओके। आईएसपी क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। एक ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है या सुविधा प्रदान करती है, उसे हम आईएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आईएसपी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वेबसाइट देखते हैं? वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वेबसाइट देखते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वेबसाइट देखते हैं? बताइए दोस्तों। तो भाई साहब जो वेब ब्राउजर होता है ना, वो होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको यहाँ पे जो वेब ब्राउजर है ना भाई साहब, वो किन्हीं 3 वेब ब्राउजर के नाम लिखिए आप सभी। कमेंट बॉक्स के अंदर किन्हीं 3 वेब ब्राउजरों के नाम बताइए जल्दी से। आप देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। मुझे आप मतलब एक तरीके से किन्हीं 3 वेब ब्राउजरों के नाम लिखिए, आप जल्दी से लिखिएगा। देखते हैं किस किस बच्चे का सही होता है। किन्हीं 3 का लिखना है बस आपको, तो फिर मैं आपको बताऊंगा 3-4 का नाम फिर, ठीक है। आपको 3 वेब ब्राउजरों के नाम लिखने हैं जल्दी से। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मतलब एक तरीके से रिव्यू देना, आपका आंसर तो आप दोगे ही खैर। तो देखिए मैं लिखता हूं पहला वेब ब्राउजर जो आप सभी को पता है, गूगल क्रोम। क्या है दोस्तों? गूगल क्रोम है। गूगल CHROME, गूगल क्रोम, ठीक है। दूसरे का नाम लिखता हूं दोस्तों मैं। दूसरे का नाम है भाई साहब मोजिला, MOZILLA, मोजिला फायरफॉक्स। क्या है दोस्तों? मोजिला फायरफॉक्स है। और तीसरे का नाम क्या है भाई साहब? तीसरे का नाम बता रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, सफारी, SAFARI, सफारी, ठीक है। और एक और लिखा देता हूं मैं चौथा भी। चौथा लिख लीजिए दोस्तों, ओपेरा मिनी। क्या है दोस्तों?
ओपेरा मिनी। तो किन किन लोगों ने यहाँ पे 3 के 3 यहाँ पे सही लिखे थे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे वेब ब्राउजर के नाम, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का नाम नहीं है, 3 होंगे, एक कोई सा भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे सही जवाब देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि वेब ब्राउजरों के नाम क्या क्या है। आप एक नोटबुक में नोट कर लेना इनको सबको, है ना, वरना नोट कर ही लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लिया करो उनको, जिससे आपको याद होने में आसानी हो जाए, ठीक है। कौन कौन ऐसे बच्चे जो क्लास से बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई ये क्लास तो बहुत लेंथी हो गई, ऐसा थोड़ी सोच रहे हो आप भाई, टेंशन मत लीजिए। 25 ही क्वेश्चन है जिनमें 14 पूरे हो चुके हैं। अब 14वां यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मॉडेम का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मॉडेम शब्द का पूर्ण रूप क्या है भाई? मॉडेम का जो उपयोग है ना वो किया जाता है एक तरीके से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडेम जो शब्द होता है भाई साहब, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? पहला मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो मॉडेम शब्द का अर्थ होता है ना भाई साहब, वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इस बार आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्या नाम है पूरा? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्लियर यहां तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति, क्या दोस्तों, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY के अंतर्गत बैंक खाता खोलना चाहता है, उसके लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा करना आवश्यक है? वापिस सुनिए, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY के अंतर्गत बैंक खाता खोलना चाहता है, तो उसके लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा कराना आवश्यक है? 1000, 5000, 10,000 या फिर शून्य शेष राशि? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर क्या सही जवाब होगा इसका। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक खाता खोलते हैं दोस्तों हम, उसमें दोस्तों शून्य शेष राशि की आवश्यकता होती है दोस्तों, जीरो बैलेंस पे खाता खुल सकता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे डी ऑप्शन दिया था कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15/15 मतलब 15 में से 15 किस किस के सही हो चुके हैं दोस्तों इस क्लास से, ठीक है। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं, कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाइए और बताइए मुझे कि कौन कौन पहली बार देखने के लिए आए। और उनसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे सही से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। निम्न में से क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? निम्न में से क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? पहला गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, उसके बाद आप जवाब देना। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है दोस्तों, इससे हम ठीक है इंटरनेट पर फाइल, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इमेज, ओके, वीडियो आदि स्टोर कर सकते हैं, मतलब आप इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के द्वारा, है ना। तो आप मतलब जो भी चीजें हैं इंटरनेट के द्वारा स्टोर कर सकते हैं एक तरीके से। आपको एक ये मान लो कि एक मेमोरी कार्ड की तरह मिलता है, एक स्टोरेज मिलती है कि भाई आप 15 GB 20 GB स्टोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? एक तो है गूगल ड्राइव दोस्तों, यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ये भी है, और एक ड्रॉप बॉक्स है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज के हैं। और क्लाउड स्टोरेज का मतलब सीधा से ये है दोस्तों, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपनी फाइल, डाटा या वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, यहाँ पे तीनों होंगे दोस्तों। तो उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, ई कॉमर्स में जब ग्राहक सीधे किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो यह किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। मतलब ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं ना आप, वो सब क्या आएगा दोस्तों? ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो जब ग्राहक सीधे किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो यह किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? B2B, B2C, C2C या इनमें से कोई नहीं?
जल्दी बताइए दोस्तों क्या आएगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, किसी कंपनी के द्वारा ग्राहक सीधा खरीदता है, तो सीधी सी बात है कंपनी से, किसे दोस्तों, कंपनी से सीधा, ये कंपनी है और इससे सीधा ग्राहक खरीद रहा है, ये ग्राहक है। ये कौन है दोस्तों, ग्राहक है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को बोलेंगे दोस्तों बिजनेस से, है ना, और ग्राहक क्या है दोस्तों, कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो सीधी सी बात आएगा B2C आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, B2C आएगा। तो यहाँ पे आएगा B2C, क्या आएगा दोस्तों, B2C आएगा यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं B2C का मतलब क्या होता है, B2B मतलब क्या होता है, C2C मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पे कई बार फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है कि B2B का पूरा नाम क्या होता है भाई, तो लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन रहेगा 17वें में, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम सीधी सी B2B की, फिर करते हैं हम यहाँ पे B2C की, और फिर करते हैं हम C2C की। B2B का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस टू BUSINESS, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और B2C का मतलब क्या होता है भाई साहब, BUSINESS, बिजनेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कंज्यूमर हो जाएगा, CONSUMER, कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे C2C की बात की जाए दोस्तों, तो C2C का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और ये अगर आपसे फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर तो आप बता देना आराम से। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और यहाँ पे C2C मतलब होता है दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ओके, मतलब जो ग्राहक से ग्राहक खरीदता है ना भाई साहब वो C2C में आता है, और बिजनेस से जो ग्राहक खरीदता है वो B2C में आता है। और अगर बिजनेस से बिजनेस मतलब कोई कंपनी से सीधा कंपनी में हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आएगा दोस्तों B2B में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि आप किसी, थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको मैं, ठीक है, यदि आप किसी टैक्स से पहले से की गई सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। यदि आप किसी टैक्स से पहले किए गए सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग का, दूसरा फॉर्मेट पेंटर का, तीसरा पेज सेटअप का, या स्टाइल्स का। दोस्तों अगर मान लो किसी टेक्स्ट पे आप पहले से फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मतलब एक तरीके से हम बात करें कि अपन ने कर दिया बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, है ना, तो ये सब एक साथ हटाना है मुझे, तो मैं यूज करूंगा दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग का। किसका करूंगा भाई साहब, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है भाई साहब, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे पर अप्लाई करना, दूसरे पर अप्लाई करना। क्लियर यहां तक का, क्या कहलाती है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। क्लियर यहां तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MS एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में किसका संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। MS एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में किसका संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। केवल चार्ट का, केवल एक सीट का, केवल सीट का, केवल वर्कशीट का, सॉरी, या वर्कशीट और चार्ट दोनों का। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वर्कशीट और चार्ट दोनों का होता है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है नेम बॉक्स का उपयोग MS एक्सेल में किस जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है। नेम बॉक्स का उपयोग MS एक्सेल में किस जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला बार की जानकारी को, वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन को, स्टेट बार की स्थिति को, या मेन्यू बार के विकल्प। दोस्तों जो नेम बॉक्स होता है ना भाई साहब, जो एक्सेल आपकी वर्कशीट होती है या सीट होती है उसके अंदर जो नेम बॉक्स होता है ना, इस कोने पे होता है ऐसे ऊपर ही ऊपर, तो ये जो दिखाता है ना वो दिखाता है दोस्तों वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा दोस्तों, वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन को दिखाएगा। क्लियर यहां तक का, ओके। अब बात करते हैं भाई सेल कैसे बनती है। तो सेल जो बनती है ना भाई साहब वो रो और कॉलम से मिलकर के बनती है। रो और कॉलम से मिलकर के जो बॉक्स बनता है ना भाई साहब उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्लियर यहां तक का, ओके। तो मुझे बताइए 20 में से 20 किस किस का स्कोर बन चुका है अब तक, मतलब 20 में से 20 सही है भाई, बताइए जल्दी से मुझे किस किस बच्चे का 20 में से 20 का स्कोर बन रहा है यहाँ पे क्लास में आज की में।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की और 21वां प्रश्न है एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 आदि में प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 आदि में प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। .xls, .xlsx, .docx या .pptx। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होती है, एक तरीके से हम फाइल को जानने का प्रकार कह सकते हैं इसको हम, फाइल को पहचानने का या जानने का प्रकार एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पे बात करें .xls, .xlsx 2007 और 2019 की बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन था ना यहाँ का 2007 और उसके बाद का वो था दोस्तों .xlsx। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये जो XLS था ये 2003 और उससे पहले का था। ठीक है, .docx की बात करें दोस्तों, ये दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट का है दोस्तों ये। ठीक है, अब बात करें दोस्तों .pptx की तो ये दोस्तों MS पावर पॉइंट का, किसका है दोस्तों, MS पावर पॉइंट का है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट में शो के दौरान प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। पहला ऑप्शन .ppt का, .pps का, .pptx का या उपरोक्त सभी। दोस्तों ppt में भी किया जा सकता है, pps में भी किया जा सकता है, pptx में भी किया जा सकता है। यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, नोट्स आउटलाइन तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, प्लानिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों जल्दी से, अगर आपने कहीं एक सवाल पढ़ा हो या MS पावर पॉइंट अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं आराम से। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही होता है भाई ये। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः जो उद्देश्य होते हैं, एक तो होता है दोस्तों नोट्स आउटलाइन तैयार करने के लिए, ए ऑप्शन। एक होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, बी ऑप्शन। एक होता है प्लानिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, सी ऑप्शन। यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन। मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है भाई साहब। नोट्स आउटलाइन तैयार करने के लिए भी किया जाता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए भी किया जाता है, प्लानिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन भाई साहब सही है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के बदलने यानी कि चेंज पर जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्लाइड एनिमेशन कहते हैं, कस्टम एनिमेशन कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं या मोशन पथ कहते हैं। तो दोस्तों स्लाइड शो के दौरान स्लाइड बदलने पर या चेंज होने पर जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशंस। क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, स्लाइड क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां पे समझ में आ गया होगा सभी कुछ। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है हमारा यहाँ पे 25वां। जब किसी वेबसाइट की URL की शुरुआत HTTPS से होती है तो उसमें S का क्या अर्थ होता है। स्टैटिक, सर्वर, सिक्योर या सिस्टम। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों HTTPS की, तो यहाँ पे HTTPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और S फॉर होता है दोस्तों SECURE, सिक्योर। तो यहाँ पे H फॉर होता है दोस्तों हाइपर, T फॉर होता है टेक्स्ट, और फिर T फॉर होता है ट्रांसफर, और P फॉर होता है प्रोटोकॉल, S फॉर होता है दोस्तों सिक्योर। तो यहाँ पे S का मतलब क्या हो गया भाई साहब, S का मतलब हो गया सिक्योर। क्या हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, सिक्योर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें दोस्तों URL का पूरा नाम क्या है। अब सवाल ये बनता है, कई बार पूछ भी लिया गया है यहाँ पे RSCIT के अंदर कि URL का पूरा नाम क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों यूनिफॉर्म, है ना। हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म, लिख लीजिए आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स ओके लोकेटर।
क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। और यूआरएल होता है क्या, एक तरीके से एक वेबसाइट का पता। एक वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी वेबसाइट का, है ना, पता क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये 25 क्वेश्चनों की क्लास, और इस 25 क्वेश्चनों में से, मतलब इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने परसेंट, मतलब इन 25 में से आपके कितने परसेंट यहाँ पे एकदम सही हो चुके हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो इसी क्लास से मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि पी रोम का, PROM, पी रोम का पूरा नाम क्या है भाई साहब, पी रोम का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है। अब आप ये मत बोलना कि हमको नहीं आता, क्योंकि अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो मैंने इसको ऐसे कैसे सोल्व कराया है, मैंने बताया आपको इसी क्लास के अंदर पीरोम का पूरा नाम। तो आप भी बताइए दोस्तों पीरोम का पूरा नाम क्या होता है, जिससे पता लगे कि आपका इस क्लास में पूरा कितना ध्यान था, ठीक है। और साथ में अगर आप RSCAT की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने पूरी क्लास डाल रखी है दोस्तों RSCAT की, है ना। तो आप सभी को देखिएगा, अगर आपका समय कम है आपके पास तो आप 2x भी कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। आप 2x में देखिएगा, जिससे मतलब एक तरीके जल्दी दिखा खा जाएगी। तो पूरी क्लास देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। और तैयारी को बेटर कीजिएगा, और 35 के 35 पूरे परसेंट आपके सही होने चाहिए इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को सभी उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCAT के एग्जाम है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके बाय।